हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को असली सर का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास का फर्स्ट पार्ट प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर है संदर्भ सभ्यता। संदर्भ सभ्यता या इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका टाइमिंग 2350 बीसी से 1750 बीसी निर्धारित किया गया है। ध्यान रखेंगे कि संदर्भ सभ्यता को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। यह प्रथम पार्ट है, भाग प्रथम और भाग द्वितीय। और जैसे ही संदर्भ सभ्यता समाप्त होगा उसके पीछे एक टेस्ट पेपर जाएगा, आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो बाद में हम तो आंसर भेजेंगे ही। सबसे पहले देखेंगे कि संदर्भ सभ्यता के इतिहास जानने का स्रोत क्या है। ध्यान रखेंगे कि समय का प्रमुख स्रोत है उस काल की कुछ पुरावस्तुएं। हम संदर्भ सभ्यता से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से उनके इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्होंने मृदभांड के तौर पर सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया था। अन्य जो भी संदर्भ सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है वह उनके द्वारा उपयोग किए गए पुरावस्तुओं के आधार पर ही होती है। उत्खनन के द्वारा पुरातत्ववेदाओं ने कुछ वस्तुएं ज्ञात की। इसके आधार पर हम उनका पीरियड 2350 बीसी से 1750 बीसी निर्धारित किए हैं। देखिए, हम कुछ पॉइंट के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। पहले देखें कि नामकरण। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता या संदर्भ सभ्यता। तो ध्यान रखेंगे कि परंपरानुसार प्रथम ज्ञात स्थल के आधार पर इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही होगा। यद्यपि संदर्भ स्थल बाद में सिंधु नदी के इर्द गिर्द पाए गए हैं। इस आधार पर जॉन मार्शल ने इसे संदर्भ सभ्यता नाम दिया था, जबकि इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका नामकरण के तौर पर उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता होगा। इस सभ्यता के बारे में पहली बार सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात दूसरी बार 1856 में ब्रंटन बंधुओं, जिनका नाम था जॉन एवं विलियम ब्रंटन बंधुओं को कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बनाते समय कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई थी। उसी के आधार पर पहली बार सर्वप्रथम 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा कहाँ है। तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुंटगुमरी जिला का तारतम्य हड़प्पा से स्थापित किया गया है। हड़प्पा ये रावी नदी के लेफ्ट साइड, रावी नदी के दाएं तट पर। अगले वर्ष मीन्स 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। मोहनजोदड़ो का ही पूछता है कि कहाँ है। तो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये सिंध का लाड़काना जिला, जहां गुरु नानक का जन्म हुआ, लाड़काना जिला में ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है, राइट साइड में है। अब इसका जहां तक कालक्रम की बात है, मीन्स अवस्थाएं क्या थी संदर्भ सभ्यता की, कालक्रम क्या था, तो रेडियो का आप सभी जानते होंगे कि रेडियो कार्बन विधि के आधार पर किसी भी पुरावस्तुओं की प्राचीनता ज्ञात करते हैं। रेडियो टिप्ता के नियम के अनुसार प्रत्येक प्राणवान वस्तु में कार्बन 14 नामक कार्बन पाया जाता है। जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तो कार्बन 14 का क्षय होने लगता है। तो
जितना जिस वस्तु में कार्बन 14 का क्षय होगा वह वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाती है। एक बार प्रश्न पूछा गया कि कार्बन की अर्ध-आयु क्या होती है, तो कार्बन की अर्ध-आयु होती है 5568 वर्ष। ध्यान रखेंगे कि हम रेडियो कार्बन विधि के आधार पर संघर्ष सभ्यता का समय 2350 बीसी से 1750 बीसी निर्धारित किए हुए हैं। अब अगला पॉइंट है कि सिंधु क्षेत्र का विस्तार कितना था, तो ध्यान रखेंगे कि सिंधु क्षेत्र का विस्तार त्रिभुजाकार रूप में था जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। यहां से आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका उत्तरी सिरा क्या था, दक्षिणी क्या था, पूर्वी सिरा क्या था, पश्चिमी सिरा क्या था। ध्यान रखेंगे कि इसका उत्तरी सिरा जो उत्तर से दक्षिण तक ये लगभग 1600 किलोमीटर में फैली हुई थी। इसका उत्तरी सिरा ये मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा है जो अखनूर के पास है, और दक्षिणी सिरा में दो स्थल पाए गए हैं। एक भगतराव, ये गुजरात में है नर्मदा नदी के तट पर, और दूसरा है डायनाबाद महाराष्ट्र में, यह प्रवरा नदी के तट पर। तो दक्षिण में दो स्थल भगतराव और डायनाबाद है। इसी तरह सिंधु सभ्यता का ये पूर्वी सिरा यानी कि पूर्वी छोर कौन सा है, पूरा में इसका विस्तार कहां तक था, तो पूरा में इसका विस्तार आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के तट पर। इसी प्रकार पश्चिम में इसका विस्तार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के तट पर सूतकांगेन डोर था। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, मांडा से डायनाबाद और पूर्व से पश्चिम तक इस आलमगीरपुर से सूतकांगेन डोर तक था। ध्यान रखेंगे कि इसमें हमारे वर्तमान के अफगानिस्तान में भी ये दो स्थल पाए गए हैं। एक है सुर्तगई और दूसरा है मुंडीगांव। इसी प्रकार पाकिस्तान में बहुत से स्थल पाए गए हैं। ये प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चारहुदड़ो आदि पाकिस्तान में ही पाए गए हैं। भारत के कई प्रांतों में सिंधु सभ्यता का अवशेष प्राप्त होता है, जैसे पंजाब में रोपन, गुजरात में देसलपुर, सुरकोतला, धौलावीरा, लोथल, भगतराव, इसी तरह हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, उत्तर प्रदेश में आपके आलमगीरपुर, यानी कि इन राज्यों में इसका विस्तार था। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। ध्यान रखेंगे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को 10 पॉइंट के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किए हुए हैं। पहली विशेषता कि यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इसके पूर्व किसी सभ्यता का अवशेष नहीं मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता। दूसरी विशेषता, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। आप जानते हैं कि मानव पहली बार अगर किसी धातु से परिचित हुआ वो था तांबा। तो तांबा और टीन के मिक्सचर से ये कांस्य का निर्माण होता है। आप जानते होंगे कि तांबा भारत के वर्तमान के राजस्थान की खेतड़ी मिलता था, आज ही मिलता है, और टीन का संदेहवासी इंपोर्ट किया करते थे। तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कहने का मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता के लोग धातु को गलाना जानते थे और अपने उपयोग में उसको लाए हुए थे। दूसरा नेक्स्ट विशेषता, संदेहवासियों को लिपि का ज्ञान था। ध्यान रखेंगे कि राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं लिखी गई जो हड़प्पा वासियों की लिपि थी, भावचित्रात्मक, जिसको हम बुस्ट्रोफेदल पद्धति या गोमुद्रिका पद्धति भी कहते हैं। लेखन कला थी
लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो उनकी लिपि थी, पिक्टोग्राफी लिपि थी। यह शांति प्रिय लोगों की सभ्यता थी। उनके हथियारों को देखने से पता चलता है कि ये शांति प्रिय लोग थे। अगली विशेषता, यह समष्टवादी सभ्यता थी, अर्थात सबके हित की सभ्यता थी। इनके भवनों को देखकर, इनके घरों को देखकर हम कहते हैं कि यह समष्टिवादी सबके हित की सभ्यता थी। नेक्स्ट, कपास की खेती की प्राचीन जानकार थे। ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ये प्राचीन खेती ये संदेह क्षेत्र में ही होती थी, इसलिए यूनानी इसे सिंडम कहते थे और उसी से हिंदू और हिंदुस्तान शब्द निकला है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तान शब्द किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है। ध्यान रखेंगे कि अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत नहीं है कि यहाँ के लोग किस प्रजाति के थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मोंगलाइड पाए गए हैं, ऑस्ट्रेलाइड पाए गए हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पाए गए हैं, नार्डिक प्रजाति के लोग पाए गए हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि संदेहवासी अधिकांशतः ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। नेक्स्ट विशेषता, जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है वो है नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। ध्यान रखेंगे इसे भारत की ये प्रथम शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम शहरी सभ्यता कहते हैं। उसके पीछे दृष्टिकोणीय है। ध्यान रखेंगे कि सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर 2 टीलों में विभक्त थे, एक पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिम टीला ये ध्रुवीकृत था, अपेक्षाकृत ऊंचाई पर था। बाढ़ को ध्यान में रखते हुए ये ऊंचाई पर बनाया गया था और यहाँ पर वहां की विशेष अर्थात ये शासक वर्ग निवास करता था। जबकि पूर्वी टीला ध्रुवीकृत नहीं था, अपेक्षाकृत नीचे था और यहाँ पर साधारण लोग रहा करते थे। तो ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां साधारण लोगों को ध्रुवीकृत जो क्षेत्र था उसमें जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। ऋतिक रोशन द्वारा अभिनीत फिल्म मोहनजोदड़ो में आप इसको देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। सड़कों पर पुश लाइन की व्यवस्था थी, डस्टबिन की व्यवस्था थी, मेन हॉल नरमुखे हुआ करते थे ताकि कूड़ा इकट्ठा होने पर वहां से निकाला जा सके। पूरी तरह ये सारी सभ्यता थी। वर्तमान की जिस तरह नगर की कॉलोनियां कटती हैं उसी तरह ये नगर बसाए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई पर इन लोगों का विशेष ध्यान था, इसलिए इनके घर के दरवाजे ये रोड के तरफ न कर पीछे से खुला करते थे। इस समय के लोग कच्ची मकान बनाए थे, पक्की ईंटों के मकान थे, कुछ 1 मंजिले ही पाए गए हैं, 2 मंजिले पाए गए हैं। एक बार पूछा गया था कि इनके ईंटों की माप क्या है, तो ईंटों की माप थी 7x14x28 सेंटीमीटर। ये 1:2:4 का ईंटों का अनुपात रहा है। ये चैनलों से बकराकार ईंटों का प्रयोग हुआ था, इसका भी साक्ष्य मिला हुआ है। ध्यान रखेंगे कि एक प्रमुख विशेषता है कि सिंधु सभ्यता बहुदेवादी सभ्यता थी। उसमें मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है। अर्नेस्ट मैके को कुछ स्त्री मूर्तियों पर धुएं का निशान मिला हुआ है। इस आधार पर अर्नेस्ट मैके ने कहा है कि मूर्ति पूजा होता था, लेकिन ध्यान रखेंगे कि सिंधु सभ्यता में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, मंदिर का अस्तित्व नहीं था। बहुदेवादी सभ्यता थी। यहाँ स्वास्ति की पूजा होती थी, तुलसी की पूजा होती थी, पीपल की पूजा होती थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मार्शल ने एक योग मुद्रा में पशुओं से घिरी हुई आकृति को ये पाशुपत पूजा की संज्ञा दी है। वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पाशुपत की मूर्ति है, योग मुद्रा में एक व्यक्ति जिसके सिर पर 3 सिंह है, त्रिशीर्ष कहा गया है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में गैंडा और भैंसा, राइट हैंड साइड में हाथी और व्याघ्र तथा पैर के नीचे 2 हिरण है। इस धार पर पशुओं से
उस आकृति को घिरे होने के कारण मार्शल ने पाशवत कहा है, जिसकी तादम्यता वर्तमान में शिव से स्थापित की जाती है। स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। ध्यान रखेंगे कि इसमें बगल के कमरे से कुएं बने हुए थे जहां पानी की व्यवस्था होती थी। दक्षिण पश्चिम में सीढ़ियां बनी हुई थी जहां से इस स्नानागार को पानी सप्लाई होता था। लास्ट है शवाधान की प्रक्रिया क्या थी। ध्यान रखेंगे कि वर्तमान की तरह संध्यवासी भी अपने शवों को ये उत्तर से दक्षिण हिलाया करते थे। मीन्स उनका सिर उत्तर और पैर दक्षिण। लेकिन रोपड़, कालीबंगा और लोथल में अपवाद मिला है। ये शवों को दफनाने की क्रिया आंशिक भी थी, पूर्णतः भी थी और दाह क्रिया भी। दाह क्रिया सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी और आंशिक करने का मतलब ये है कि अपने शव को छोड़ देते थे जंगल में और पशु पक्षी खाते थे, इसके बाद इनकी क्रिया होती थी। ध्यान रखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।